स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी नगरी 0 to एडवांस में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कक्षा 12 का अध्याय है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव में जनन कैसे होता है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। आज हम देखेंगे दोस्तों, हमें सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। उसी तरह पे माइंड को सेट करेंगे, उस क्रम से हम इसे पढ़ने शुरू करेंगे। तभी आप इस चैप्टर ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब पहले ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर से हमको सीख क्या मिलेगी। ठीक दोस्तों, तो हम आज देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए कि इस चैप्टर जो प्रारंभ होने चल रहा है, इस चैप्टर से हमको सीखना क्या है, क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं अपना दैनिक जीवन में। ठीक दोस्तों, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या अध्ययन करना है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हमें मानव जनन पढ़ना है कि मानव जनन होता क्या है, मानव में जनन कैसे होता है। साथ ही साथ हमें दोस्तों देखना है कि सबसे हमें नर जनन तंत्र पढ़ना है, मादा जनन तंत्र पढ़ना है। ठीक दोस्तों, उसके बाद मादा जनन तंत्र के बाद हमें नर युग्मक बनाना है, मादा युग्मक बनाना, जिसे युग्मक जनन कहते हैं। आपको यहाँ पर पूरा दिखाई देखा होगा कि नर युग्मक, हमें नर जनन तंत्र पढ़ना है, मादा जनन तंत्र पढ़ना है और युग्मक जनन पढ़ना है। युग्मक जनन मतलब युग्मक का निर्माण, नर भाग में नर युग्मक बनेगा जिसे शुक्राणु कहते हैं, तथा मादा भाग में मादा युग्मक बनेगा जिसे ओवम या अंडाणु कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पुरुष में तो पाया नहीं जाता, मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में पाया जाता है, सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हमें क्या पढ़ना है, निषेचन पढ़ना है, क्योंकि नर युग्मक मादा युग्मक बन गया। नर युग्मक मादा युग्मक बनने के बाद हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, निषेचन पढ़ना है। निषेचन के जस्ट बाद हमें क्या पढ़ना है, निषेचन हो गया तो भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण इम्प्लांटेशन, अंतरोपण, गर्भाशय में कैसे जाकर भ्रूण जाकर गर्भाशय में कैसे अंतरोपित होता है, हमको उसको पढ़ना है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है कि नीचे आप देखिए, उसके बाद आपको कैसे निखरता है, बच्चा पैदा होता है और कैसे लैक्टेशन दुग्ध श्रवण होता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। लास्ट टॉपिक है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि पहला टॉपिक है नर जनन तंत्र क्या होता है। तो नर जनन तंत्र हमें पढ़ना है। ठीक दोस्तों, नर जनन तंत्र तो हम देख लेते हैं नर जनन तंत्र पहला टॉपिक। लेकिन नर जनन तंत्र से पहले हमको पढ़ना है कि मानव जनन होता क्या, मानव में जनन होता कैसे है, सबसे मेन टॉपिक तो ये है। उसके बाद मानव जनन तो होता क्या है, तो उसके बाद ये आएगा पहला टॉपिक नर जनन तंत्र की संरचना हम देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो हम देख लेते हैं मानव जनन होता क्या है। तो क्या मानव जनन है, पाठ का नाम क्या है दोस्तों, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक दोस्तों, तो मानव जो होता है, मानव में जनन होता है। मुख्यतः मानव क्या होता है, मानव जो होता है एक लिंगी प्राणी है। मानव क्या लिंगी प्राणी, मानव एक लिंगी प्राणी है। उसमें नर भाग अलग होता है, मादा भाग अलग होता है। नर भाग अलग व्यक्ति में रहते हैं, मादा भाग अलग व्यक्ति में रहते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं। उसके बाद मानव एक लिंगी होता है। मानव में लैंगिक जनन होता है। क्या होता है दोस्तों, मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन मतलब नर और मादा मिलकर जो जनन करते हैं। नर मादा अलग अलग होते हैं तथा वो दोनों जब मिलते हैं तो इस जनन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद ये जरायुज होते हैं। जरायुज क्या होते हैं दोस्तों, जरायुज मतलब वे होते हैं मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य की जो मादा होती हैं, वे जो होती हैं बच्चा पैदा करने वाले होते, अंडे नहीं देती। तो बच्चा पैदा करने वाले जो होते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है। जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ओविपेरस, अंडाणुज कहते हैं। ठीक दोस्तों, अंडाणुज कहते हैं इंग्लिश में, जिसे ओविपेरस कहते हैं। और जरायुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं। ठीक दोस्तों,
ये हो गया। मनुष्य क्या होता है, मनुष्य एक लिंगी होता है, मनुष्य लैंगिक जनन करता है, मनुष्य जरायुज होते हैं, मनुष्य में बच्चा पैदा करता है उसे जरायुज कहते हैं। मनुष्य स्तनपान मतलब लैक्टेशन करता है। मनुष्य जो होता है स्तनपान कर अपने अपने मनुष्य की मानव की मादा जो होती है वे अपने बच्चों को दुग्ध पिलाती है। ठीक दोस्तों, उसे स्तनपान के द्वारा उसे पोषण देती है, दुग्ध पिलाती है। ये क्रियाएं ये मानव में होती है। तो मानव में जनन कैसे होती है, मानव में जनन इसी तरह होती है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं, अब देख लेते हैं मानव, हमको पता चल गया मानव में कैसे होता है। मानव एक लिंगी होता है, मानव में लैंगिक जनन होता है, मानव में अलैंगिक नहीं जनन होता है, मानव में अलैंगिक जनन नहीं होता है, मानव में केवल लैंगिक जनन होता है। मानव में जरायुज होते हैं, मानव जरायुज होते हैं, मानव बच्चा करते हैं, बच्चा पैदा करने वाले होते हैं। जबकि मनुष्य और बच्चा करने के बाद क्या पिलाते हैं, अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। ऐसा मानव में जनन की ऐसा मानव में क्या पाया जाता है, लक्षण पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मानव के नर जनन तंत्र, मतलब जो एनसीईआरटी पहली टॉपिक है नर जनन तंत्र। अब देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे, मादा जनन तंत्र। एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला है नर जनन तंत्र क्या होता है, नर जनन तंत्र हम पढ़ लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो नर जनन तंत्र जो होता है जिसे इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक दोस्तों, नर जनन तंत्र होता है। तो नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा है हमने। नर जनन तंत्र को पढ़ने की सुविधा के अनुसार जो होता है दो भागों में बांट लिया गया है, जो कि हम आसानी से पढ़ सकें। तो नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया। एक भाग प्राथमिक अंग या जिसे आवश्यक अंग कहते हैं, दूसरा द्वितीयक अंग या जिसे सहायक अंग कहते हैं। ठीक है, नर भाग का सहायक अंग, नर भाग के प्राथमिक अंग, आवश्यक अंग। ठीक दोस्तों, तो नर भाग का जो सहायक अंग होता है वो कौन से आता है, वो वृषण होता है। क्या होता है दोस्तों, वृषण, जिसे टेस्टिस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वृषण जो होता है मानव का प्राथमिक लैंगिक जनन या तो एसेक्सरी नेसेसरी आवश्यक ऑर्गेनिज्म होता है, अंग होता है। ठीक दोस्तों, और ये जो होते हैं द्वितीयक होते हैं, द्वितीयक सहायक अंग होते हैं। द्वितीयक सहायक अंग को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो सहायक नलिकाएं होती हैं, एक सहायक ग्रंथियां होती हैं। ठीक दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं सहायक नलिकाएं कौन कौन होती हैं। सहायक नलिकाओं में अधवृषण होता है, एपिडिडाइमिस जिसे कहते हैं। दूसरा होता है वृषण जालिका होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है वृषण जालिका जिसे रेड टेस्टिस कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा होता है शुक्रवाहिकाएं वासा डिफरेंशिया होती हैं। चौथा शुक्रवाहक वासा डिफरेंशिया होता है। पांचवा मूत्र मार्ग जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। अभी हम इसको दिखाएंगे आपको कौन कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर आपको अधिवृषण, कहाँ वृषण जालिका, कहाँ पर शुक्रवाहिका, कहाँ पर शुक्रवाहक तथा कहाँ पर यूरेथ्रा पाया जाता है। आपको एकदम चित्र सहित आपको यहीं पर लर्न करा दिया जाएगा, आपको एकदम सिखा दिया जाएगा, याद करा दिया जाएगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप वीडियो को पूरी देखते रहिए। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं उसके बाद सहायक ग्रंथियाँ हम देख लेते हैं। तो सहायक ग्रंथियाँ में क्या होती है दोस्तों, सहायक ग्रंथियों में शुक्राशय आता है जिसे सेमिनल वेसिकल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में से सेमिनल वेसिकल कहते हैं। साथ साथ प्रोस्टेट जिसे इंग्लिश में पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं, पुरस्थ ग्रंथि होती है। तीसरा है कंद्रमूत्र पथ ग्रंथि, कंद्रमूत्र पथ ग्रंथि होती है जिसे इंग्लिश में बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल को काउपर ग्लैंड भी कहते हैं जिसे इंग्लिश में कंद मूत्र पथ ग्रंथि कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसका नाम कंद मूत्र पथ ग्रंथि किस लिए पड़ा, क्योंकि ये कंद मूत्र की जो अम्लता है उसको नष्ट करती है। कैसे नष्ट करती है, या एक क्या करती है, या एक श्लेष्म में क्षारीय द्रव स्रावित करता है तो मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट करता है तथा शुक्राणु को गति करने में सहायक करता है। उसी हिसाब से या कंद मूत्र पथ ग्रंथि का नाम भी हिंदी में रख दिया गया है। ठीक दोस्तों, जो नाम जिसका जो नाम होता है उसमें कोई उसके नाम में उसका आप पहले उसके नाम पर ध्यान दीजिएगा कि इसका नाम है परा क्यों। ठीक दोस्तों, इसका नाम इसके काम पर ही, विज्ञान में आपको बायोलॉजी में जितने भी टर्म होंगे सब किसी के नाम पर होंगे। और नाम जो होते हैं किसी हिंदी में जो नाम होते हैं टोटल उनके कार्य के आधार पर उनका नाम रखा जाता है। ठीक दोस्तों, अब हमने इसको देख लिया। अब हम देख लेते हैं शुक्राशय जो होता है, शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स होता है। शुक्राशय ग्रंथि जो होती है उसका कार्य क्या होता है। तो शुक्राशय ग्रंथि जो होती है दोस्तों
वीर का 60% मतलब 60% जो होता है भाग जो होता है शुक्राशय बनाती है। शुक्राशय कैसे बनाती है, मतलब वीर मान लीजिए 10% आया, मेन बीज 10, जो सीमेंट शुक्राणु होते हैं वो 10% होते हैं, लेकिन शुक्राणु के साथ जो मतलब श्लेष्मा रहता है, ताली पदार्थ भरे रहते हैं ना, जो मतलब ताली पदार्थ भरे रहते हैं, जो इसमें लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं ना दोस्तों, वे लिक्विड जो होते हैं वे लिक्विड वही होते हैं। ये शुक्राशय जो होता है, शुक्राशय जो होता है उस लिक्विड का भाग 60% जो भाग बनाता है उसको गाढ़ा बनाता है और उसको उसकी आयतन इंक्रीज करता है। तो ये सब कार्य जो होता है शुक्राशय को होता है। ठीक दोस्तों, शुक्राशय जो होता है और क्या करता है शुक्राशय जो होता है, जो वो आते हैं, जो स्पर्म शुक्राणु आते हैं, उन्हें उनको पोषण प्रदान के लिए फ्रक्टोज देता है, उनको ऊर्जा के लिए, क्योंकि उनको ऊर्जा चाहिए, क्योंकि इतनी दूर से वो एपिडिडाइमिस से निकल के वासा डिफरेंशिया शुक्राशय में आए हैं, तो शुक्राशय में वो थक गए होंगे ना, तो उनको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जो होती है ये शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स में, शुक्राशय में ही इन्हें एनर्जी मिलती है। किस रूप में? इन्हें एनर्जी फ्रक्टोज के रूप, फ्रक्टोज रहता है इसमें, फ्रक्टोज होता है ग्लूकोज में टूट के उन्हें एनर्जी देता है। ठीक है, अधिकतर फ्रक्टोज होता है टूटता है फ्रक्टोज, डायरेक्ट फ्रक्टोज के रूप में उसे एनर्जी देता है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं प्रोस्टेट, जिसे पुरस्थ ग्रंथ कहते हैं, उसका कार्य क्या होता है। तो उसका कार्य ये होता है दोस्तों कि यह जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट आयन जो होता है, या कैल्शियम तथा फॉस्फेट आयन को शुक्राणु या वीर की मात्रा में, वीर में इसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। जो वीर में जो होता है कैल्शियम तथा फॉस्फेट या अन्य ढेर प्रकार के आयन पाए जाते हैं, आयन जो होता है कॉपर प्रोस्टेट ग्रंथि ही स्रावित करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि साथ ही साथ यह तो जो वीर का रंग होता है सफ़ेद होता है, तो वीर का रंग भी प्रोस्टेट ग्रंथि ही निर्धारित करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण ही वीर का रंग जो होता है श्वेत होता है। ठीक दोस्तों, साथ ही साथ जो गंध होती है वीर में, स्मेल होती है, वह स्मेल भी प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि स्रावित करती है एक श्लेष्म में, जिसके कारण उसमें गंध आती है। यह आकार जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथ की होती है। जो वीर में स्मेल आता है, गंध आता है तथा वीर का सफ़ेद जो रंग होता है श्वेत, यह किसका कार्य होता है? यह सिर्फ कार्य होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का। ठीक दोस्तों, प्रोस्टेट ग्रंथि जो स्रावित करती है उसमें कैल्शियम होता है, साथ ही साथ उसमें क्या होता है वीर का रंग उससे निर्धारित होता है, साथ ही साथ उसमें एक स्मेल होती है विशेष प्रकार की, वह स्मेल जो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित की जाती है। ठीक दोस्तों, साथ ही साथ तीसरा हमारा जो होता है ग्रंथ होती है कंद मूत्र पथ होता है, जिसे बल्बो यूरेथ्रल कहा जाता है, तथा एक नाम इसे है कॉपर ग्लैंड भी कहा जाता है। आप इसको विभिन्न नामों से जानते हैं, आप इसको नामों को याद रखिएगा कि इसी को कॉपर ग्लैंड भी कहा जाता है, इसी को बल्बो यूरेथ्रल भी कहा जाता है, इसी को कंद मूत्र पथ भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इसका क्या कार्य क्या होता है? यह जो होता है श्लेष्म क्षारीय द्रव, एक श्लेष्म जो होता है तली जो होता है, लिक्विड जो होता है, वह जो होता है स्रावित करता है, जो कि क्षारीय होता है, द्रव स्रावित करता है, ताकि मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट हो जाए। जबकि जो मूत्र मार्ग की अम्लता होती है, मूत्र मार्ग की, वह नष्ट हो जाए, और ताकि स्पर्म को गति करने में सहायक हो। क्योंकि आपको पता होगा मूत्र यूराइन जो हमारा मूत्र होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? आपको पता होगा, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे किडनी वाले भाग में। क्या होता है नहीं पता? तो जो होता है मूत्र हमारा जो होता है उसका पीएच मान 6 होता है, 6.0। ठीक है, तो 6.0 है, तो कौन सा उसका पीएच मान है? क्या है उसका पीएच मान? अम्लीय है। यदि 7 से कम है तो अम्लीय होगा, यदि किसी का मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा, यदि किसी का मान 7 है तो वह उदासीन होगा। जैसे जल जो होता है दोस्तों, जल एक उदासीन होता है। जबकि अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है, 6, 3, 2, 1, तो वह क्या होगा? अम्लीय होगा। यदि किसी का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा।
तो यूराइन जो होता है pH मान 6 होता है, तो वो क्या है, अम्लीय है। ठीक है, तो उसी को अम्लीयता को जो होता है एक कंदमूल बल्बोयूरेथ्रिक ग्रंथि एक क्षारीय द्रव स्रावित करी ताकि उसकी अम्लीयता को नष्ट किया जा सके और शुक्राणु आराम से जो होता है, शुक्राणु जो होते हैं स्पर्म तैरते तैरते अपने गमन को सहायक, उसकी जो पथ होता है उसको भी स्पर्म को तैरने में मदद करे। ठीक है, नहीं तो अम्लीयता उसको नष्ट कर देती है। ठीक दोस्तों, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं पहला नंबर हमारा क्या है, प्राथमिक अंग। हमने इसको देख लिया, पूरा देख लिया। आप इसको नोट्स उतार लीजिए। इसको हम पहले इसलिए पढ़ाए क्योंकि आप इसको जानते रहिए कि शुक्राशय ग्रंथि क्या काम करती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, कंद मूत्रपथ ग्रंथि क्या काम करती है। उसके बाद अभी हम संरचना पूरा बढ़िया संरचना हम पढ़ेंगे कि एक एक संरचना पढ़ेंगे, एक एक बात, एक एक पार्ट को हम बताएंगे। ठीक दोस्तों, आपको नर जनन तंत्र से आपको मानव जनन में किसी भी टॉपिक में आपका डाउट नहीं रह जाएगा। ये हमारा आपसे विश्वास है कि आप इस पूरे वीडियो को आप देखिए। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं प्राथमिक अंग जिसे आवश्यक अंग कहा जाता है। आवश्यक अंग कौन सा होता है, टेस्टिज एक आवश्यक अंग होता है। नर जनन अंग का, नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग जो होता है वृषण होता है, क्योंकि वृषण से ही स्पर्म का निर्माण होता है। साथ ही साथ वृषण में ही हार्मोन स्रावित होते हैं, इसलिए वृषण को प्राथमिक अंग माना जाता है नर जनन तंत्र का। लेकिन मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग नहीं। मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग जो होता है वो अंडाणु होता है, जबकि नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग जो होता है दोस्तों वो टेस्टिज होता है। तो हम आप देख लेते हैं टेस्टिज के बारे में। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये है हमारे और आपके दोस्त जो अपना जीवन हमारे और आपके पढ़ने और पढ़ाने सीखने और सिखाने के लिए अपना जीवन जो होते हैं त्याग दिए हैं। इन्होंने कहा कि हमारा शरीर ले लीजिए और हमारे शरीर पर खूब एक्सपेरिमेंट करिए। तो इनका नाम हम आज से रख ले रहे हैं। इनका नाम है जो होता है दोस्तों, इनका नाम है SP। ठीक दोस्तों, इनका नाम है SP सर। ठीक है, ये SP हैं जो कि अपना पूरा शरीर जो न्यौछावर कर दिए हैं। ठीक है, कि हमारे शरीर पर खूब एक्सपेरिमेंट करिए। इनको मज़ा आता है, एक्सपेरिमेंट इनके शरीर में होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इन्हीं की शरीर में देखते हैं। तो यहाँ पर फेफड़े होते हैं। ये वाले भाग जो होता है, ऊपर वाला ए थोरैसिक कैविटी है, नीचे वाला भाग एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो होती है दोस्तों, एब्डोमिनल कैविटी में हमारा पाचन तंत्र होता है, और थोरैसिक कैविटी में जो होता है, थोरैसिक कैविटी में हमारा श्वसन तंत्र का पूरा भाग होता है। हमारे शरीर में दो कैविटी होती है ना, एक थोरैसिक कैविटी होती है। थोरैसिक कैविटी फेफड़े सुपर बा, जबकि एब्डोमिनल कैविटी जिसमें पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया होती हैं, अंग पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज पाए जाते हैं, वे सभी जो होती है वो होते हैं थोरैसिक एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आप मानव के नर भाग में, मानव में नर जो होते हैं, दो पार्ट होते हैं। नर अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग जीव होते हैं, मादा अलग जीव होते हैं, दो अलग अलग जीव होते हैं। तो नर जो होते हैं, नर में जो होते हैं, ऐसे उनके बाहर की ओर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की ओर यहाँ पर दो ऐसे संरचनाएं, बाहर की ओर थैली के आकार की दो संरचनाएं लटकी हुई होती हैं। ठीक दोस्तों, थैली के आकार की जो संरचनाएं होती हैं, उन्हीं की संरचनाओं को हम देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, इन्हीं के अंदर क्या होता है, इनके अंदर दो छोटे छोटे इतने आकार के पाए जाते हैं, उन्हीं को टेस्टिज कहते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को वृषण कहा जाता है। कंचे के आकार के, गोले के आकार के संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हीं को वृषण या टेस्टिज कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं वृषण है, पिंडक है, टेस्टिज। ठीक दोस्तों, तो इसी संरचना जो लटका हुआ होता है। अच्छा, आपने कभी विचार किया कि वृषण जो होता है बाहर क्यों लटका होता है? आप कभी विचार किए? नहीं किए ना, हम आपको बता रहे हैं। वृषण जो होता है दोस्तों शरीर के बाहर इसलिए लटका होता है क्योंकि वह शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस उसके शुक्राणु के निर्माण के लिए कम चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर को कम चाहिए। ठीक दोस्तों, इसलिए गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है, तो हमारे शरीर के टेम्परेचर हाई होता है। ठीक दोस्तों, तो टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है कि वह लटक जाता है, वह
फैल जाता है। तो फैलने से क्या होता है, उसकी संरचना, उसमें जो होता है टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, शरीर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम कर लेता है, ताकि उसका क्यों स्पर्म का निर्माण हो सके, शुक्राणु का निर्माण हो सके। क्योंकि गर्मियों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज हो जाता है ना हमारी बॉडी का, ठीक दोस्तों, इसलिए ये लटका होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अब गर्मियों तो लटका होता है, लेकिन जो होता है फैला होता है, संकुचन होता है, फैल जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यही जो होता है ठंडियों में जो होता है संकुचित होता है, बटुआ हुआ होता है। तो वो क्या होता है, क्योंकि ठंडियों में जो होता है हमारे शरीर का तापमान जो होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हरदम कम ही होता है। तो वह उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि टेम्परेचर उसको वही चाहिए, उसका टेम्परेचर फिक्स होता है शुक्राणु बढ़ने के लिए, ताकि शुक्राणु बन सके, इसलिए अपने आयतन को कम कर लेता है। और को फिजिक्स में पढ़े होंगे, आयतन कम तो तापमान जो होता है, तापमान जो होता है इंक्रीज होता है, ठीक दोस्तों, तापमान बढ़ता है तो ताप उसका बढ़ जाएगा, ठीक दोस्तों। तो ताप बढ़ा लेगा और शुक्राणु का फॉर्मेशन कर लेगा। इसीलिए जो होता है थैलिक आकार की जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो वृषण कोष पूरे संरचना जो दिखाई देता है थैला के आकार की संरचना, उसे वृषण कोष कहा जाता है, वृषण कोष कहा जाता है। उसे इंग्लिश में जो होता है पूरे संरचना को स्क्रोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्क्रोटम कहा जाता है। आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं, पूरे स्क्रोटम वृषण कोष के बारे में, उसके बाद हम और बढ़ेंगे, ठीक दोस्तों। ये वाली जो संरचनाएं लटकी हुई होती हैं, क्यों लटकी हुई होती हैं आपको पता होगा, क्योंकि यह जो होते हैं शरीर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस होता है, शरीर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम या ज़्यादा करने के लिए, तापमान को बैलेंस करने के लिए जो होता है शरीर के बाहर पाया जाता है। आप एक शब्द में बता दीजिएगा कि तापमान को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए वृषण जो होता है शरीर से बाहर लटका होता है, ताकि शुक्राणु का निर्माण हो सके, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं शुक्राणु को, हम इसी को जूम करते हैं, ये जो होता है थैलिक आकार की संरचना जूम करते हैं। तो थैलिक आकार की संरचना हमने यहाँ जूम कर ली। ये संरचना है, ये आपकी पेट है, एब्डोमिनल कैविटी है, पेट है, पेट से सटा हुआ होता है ना, तो आप समझ लीजिए कि ये सटा हुआ है, ठीक है दोस्तों, सटा हुआ है। अब हम देख लेते हैं ये संरचना है, ठीक दोस्तों। तो जो बाहर हुआ संरचनाएं पाई जाती हैं, जो बाहर वाली संरचनाएं पाई जाती हैं, ये वाली आपको पिंक वाली बाहर संरचना दिखाई दे होती है, यह जो होती है एक एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। ये पूरी संरचनाएं क्या कहलाती हैं, स्क्रोटम। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक की संरचनाएं क्या कहलाती हैं, स्क्रोटम, जिसे वृषण कोष कहा जाता है, ठीक दोस्तों। किसी क्या कहा जाता है, वृषण कोष कहा जाता है। साथ साथ क्या होती हैं कि उसके बाद एक संरचना और पाई जाती हैं, एक संरचना और पाई जाती है, आपको ब्लैक रंग की एक संरचना दिखाई देगी। ये ब्लैक रंग की जो संरचनाएं नहीं होती दोस्तों, इसे डार्टस ट्यूनिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, डार्टस ट्यूनिका। डार्टस ट्यूनिका जो होती है दोस्तों, यह जो होती संकुचनशील पेशी है, संकुचनशील पेशी है। इसी पेशी के मदद से जो हमारा स्क्रोटम है, वृषण कोष है, वह अपने टेम्परेचर को बैलेंस करता है। ऐसे बैलेंस करता है कि गर्मियों में वह संकुचित, गर्मियों में फैल जाता है, शिथिल हो जाता है, तथा ठंडियों में संकुचित हो जाता है और बैलेंस को, टेम्परेचर को बैलेंस करता है और शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक दोस्तों। इसी तरह वह बैलेंस करता है। डार्टस ट्यूनिका जो होता है के कारण जो होता है वृषण जो होता है, क्या होता है, वो बैलेंस होता है, ठीक दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, आप वृषण में ऐसे बीच में एक परत पाई जाती होगी, दो वृषण को अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं ना, तो बीच में एक वृषण के इसे अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं, एक अलग, ठीक है, एक अलग। आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कैसे एक परत पाई जाती है अलग। तो ठीक दोस्तों, जो अलग पाया जाता है ना, जो ये अलग पाया जाता है, इसे कहते हैं डार्टस ट्यूनिका। क्या कहा जाता है, नहीं, जो ये अलग है ना, इसे स्क्रोटम सेप्टम कहा जाता है। ये पूरे का स्क्रोटम कहा जाता है वृषण, और सेप्टम मतलब वृषण को, दो वृषणों को अलग करने वाला दीवार को स्क्रोटम सेप्टम कहा जाता है, ठीक दोस्तों। ये वृषण है, ये वृषण को अलग करने वाली दीवार है ना, तो वृषण को अलग करने वाली दीवार क्या कहा जाता है, वृषण स्क्रोटम सेप्टम कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों।
हाँ, अब हम देख बाहरी संरचना तो हमने देख ली। अब बाहरी संरचना के बाद अब हम देख लेते हैं कि ये जो होता है इसमें दोस्तों अब वृषण है, एक वृषण है। ठीक दोस्तों, एक वृषण, इसमें एक वृषण कोश में 2 वृषण पाए जाते हैं और दोनों वृषण एक दूसरे से अलग होते हैं। जो जिस परत से अलग होते हैं, जिस दीवार से, उस दीवार को स्क्रोटम सेप्टम कहा जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद 2 वृषण पाए जाते हैं, एक वृषण ए है, एक वृषण ए है। तो हम एक वृषण की संरचना देख लेते हैं, वही संरचना अगले भी वृषण में होगा। तो हम एक संरचना देख लेते हैं। तो एक वृषण जो होता है दोस्तों, वृषण जो होता है, वो जो वृषण होता है, एक वृषण जो होता है, जो वृषण कोश से जुड़ा होता है, अलग अलग तो होते नहीं, तैरते होते रहते नहीं। तो वृषण जो होता है वृषण कोश से जुड़ा होता है। तो जिस मांसपेशी से जुड़ा होता है, उस मांसपेशी जो होता है, पिंक रंग की आपको दिखाई दोगी, जिस मांसपेशी से, उस मांसपेशी जो जुड़ा होता है, उस मांसपेशी को ग्यूवेस नेलम कहा जाता है। ग्यूवेस नेलम। ठीक है दोस्तों, जिसका स्पेलिंग है GUVESNALUM, ग्यूवेस नेलम कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो अब इस मांसपेशी दोनों वृषण जो होता है अटैच होते हैं वृषण कोश से। ठीक दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके वृषण के बाहर जो होते हैं लिक्विड पाए जाते हैं, तरल पदार्थ पाए जाते हैं ना। तो वो जो होते हैं उस श्लेष्म जल पाया जाता है। श्लेष्म जल को इंग्लिश में हाइड्रोइकल कहा जाता है। तो कभी कभी किसी को हाइड्रोसील हो जाता है, बीमारी को सुने होंगे। तो हाइड्रोसील ऐसा होता है कि इतनी हाइड्रो जो जल होते हैं, इन जल की मात्रा पैक हो जाती है, और पैक होने के बाद इनमें बन जाता है गैस। क्या हो जाता है दोस्तों, सील। मतलब वो गैस, वो जल पैक हो जाता है। सील मतलब पैक हो जाना। तो पैक हो जाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक प्रेशर भर जाएगा, गैस भर जाएगा। ठीक दोस्तों, गैस भर जाएगा तो वही फूल जाता है, वही पेन करता है। पेन तो नहीं करता विशेषकर, लेकिन कुछ समय बाद पेन करेगा। तो उनको ऑपरेशन के द्वारा उस हवा को निकाला जाता है। ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और क्या होता है, इसमें जो होते हैं ये लिक्विड जो होते हैं बूंद का आकार भी ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिसके वो हाइड्रोसिल जो होते हैं बूंद के आकार की हो जाती हैं, गाढ़ हो जाती हैं, तो उनमें थोड़ा पेन करता है, लेकिन ठीक हो जाता है। ऑपरेशन के द्वारा घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो ये इसी हाइड्रोइकल श्लेष्म जल के कारण ही होता है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि एक वृषण के अंदर क्या पाया जाता है। अभी तक तो हम वृषण के बाहर ही टहल रहे थे, तो एक वृषण के अंदर क्या पाया जाता है उसी को हम देख लेते हैं। तो एक वृषण के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक वृषण के अंदर एक वृषण के अंदर जो होता है 200 से 250 वृषण पिंडक पाया जाता है। एक वृषण के अंदर एक वृषण है, एक वृषण के अंदर 200, इसी तरह जो 1 2 3 इसी तरह 2 से 250 वृषण पिंडक, ये जो लोबिल पाया जाता है इसे कहते हैं वृषण पिंडक। ये जो संरचना पाए जाते हैं गोल गोल, ये वृषण पिंडक। वृषण पिंडक जिसे इंग्लिश में टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है, इसकी संख्या 200 से 250 होती है। ठीक दोस्तों, तो उसके बाद वृषण पिंडक 200 एक वृषण में, तो 2 वृषण में तो कितने होंगे, 500 होंगे। एक मनुष्य के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल पाया जाता है, 500, क्योंकि एक कोरम 250 क्योंकि 2 वृषण पाए जाते हैं। टोटल कितने होंगे, 500। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि एक वृषण पिंडक के अंदर क्या संरचना होती है। तो एक वृषण पिंडक के अंदर दोस्तों 3 सेमीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। कितने सेमीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, एक वृषण के अंदर 2 या 3 ट्यूब लाइक संरचना पाई जाती है, ट्यूब की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं। उन ट्यूब की तरह जो संरचनाएं होती हैं, उन ट्यूब की तरह की संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इसे शुक्रजनक नलिका कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, शुक्रजनक नलिका कहा जाता है। आप लिख लीजिए हिंदी में। ठीक दोस्तों, इसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। एक वृषण पिंडक के अंदर 2 या 3 पाए जाएंगे। ठीक दोस्तों, और उसके बाद वृषण सेमीफेरस ट्यूब्यूल के अलावा जो संरचनाएं पाई जाती हैं, जो बीच में स्थान खाली है वृषण पिंडक के अंदर, उसमें एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है। उस विशेष प्रकार की सेल को क्या कहते हैं दोस्तों, लीडिंग कोशिका कहते हैं, लीडिंग सेल कहते हैं। ये लीडिंग सेल जो होती है दोस्तों, या वृषण पिंडक के अंदर जो
खाली स्थान पाया जाता है शुक्रजनक नलिका के अलावा उसमें जो होता है लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। लीडिंग कोशिकाएं क्या होती है दोस्तों, ये हार्मोन स्रावित करती हैं। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करते हैं। एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करते हैं। एंड्रोजन उसे उत्प्रेरित करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन बन सकता है कि लीडिंग कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। लीडिंग कोशिकाएं जो होते हैं दोस्तों सिर्फ नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं। नर जनन में नर जनन के वृषण में पाए जाते हैं। वृषण के कहाँ पाए जाते हैं? वृषण के वृषण पिंडक में जो दो या तीन सेमी शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। शुक्रजनक नलिका के बाहर जो होते हैं, जो शेष स्थान बचा होता है वृषण पिंडक के अंदर, उसमें जो होते हैं जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं कोशिकाओं को लीडिंग कोशिका कहा जाते हैं। ये जो होते हैं हार्मोन स्रावित करते हैं। ठीक दोस्तों, यही हार्मोन जो होते हैं, यदि ये हार्मोन्स न स्रावित करे तो पुरुष जो होता है, पुरुष के लक्षण नहीं विकसित, उसके अंदर पुरुष के लक्षण नहीं आएंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, जैसे हमको मूंछ आती है, दाढ़ी आती है, साथ साथ हमारी आवाज़ भारी होती है, साथ साथ हमारे अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, तो लीडिंग कोशिकाएं ही बनाती है। लेकिन इसको भी कोई हार्मोन्स, कोई ग्लैंड मतलब कोई हार्मोन्स ऊपर से आदेश देता है कि अब तुम जाकर स्पर्म का निर्माण करो। तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे कौन इसको संकेत से, इसको रिमोट से चला रहा है कि आप तो अब 12 साल तक रुके रहना, 13-14 साल होना तो आप स्पर्म बनाना। तो कैसे ये मतलब उसको क्या याद रहता है इतने साल बाद वो बनाना? नहीं, एक ग्लैंड है जो होता है वह इसको आदेश देती है कि आपको जो होता है अब इसी समय स्पर्म बनाना शुरू होना चाहिए, क्योंकि समय आ गया है। ठीक दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए कि मेल जो आदमी होते हैं, आदमियों जो होता है स्पर्म जो होता है 13 से 14 15 साल की 13 से 14 की उम्र में बनने लगता है। साथ ही साथ जो होता है या 13 14 15 के बीच में बनता है, साथ ही साथ या हरदम बुढ़ाई अवस्था तक 80 साल तक यह स्पर्म बनता रहता है, बुढ़ाई अवस्था तक। मतलब कहने का मतलब यह है, यदि किसी बूढ़े आदमी को यदि बच्चे पैदा करने की अगर सोच रहा है, तो यदि उसकी मादा भाग, उसकी वाइफ जो होती है, यदि उसकी वाइफ क्योंकि वाइफ में अंडाणु निर्माण 60 साल तक होता है, तो यदि उसकी वाइफ 60 साल से कम है तो वह क्योंकि तो उसके नर भाग में आदमी के पास तो शुक्राणु बढ़ रहे हैं, तो वह निषेचन करके बच्चा पैदा कर सकता है 80 साल की उम्र में भी। ठीक दोस्तों, कहने का मतलब है कि यदि किसी बूढ़े आदमी की शादी किसी मतलब 25 26 27 साल की लड़कियों के साथ कर दिया जाए, तो तब भी वह बच्चा पैदा करने के योग्य होता है, क्योंकि वह उसके पास जो होता है स्पर्म का निर्माण होता रहता है। तो पुरुषों में उनके जीवन पर्यंत कह सकते हैं, क्योंकि पुरुष की आज तक जीते कितने लोग 70-80 साल, तो 80 साल तक तो स्पर्म बनते हैं, तो उनके जीवन पर्यंत तक स्पर्म का निर्माण होता रहता है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इसके क्या होता है। ठीक दोस्तों, तो अब होता क्या है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि एक वृषण के अंदर 200 से 250 वृषण पिंडक पाए जाते हैं, और प्रत्येक वृषण पिंडक में 2 से 3 वृषण नलिकाएं पाई जाती हैं, और प्रत्येक। ठीक दोस्तों, तो अब वृषण नलिका हम देख लेते हैं। वृषण नलिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप वृषण नलिका के अंदर जो 2 या 3 नलिकाएं पाई जाती है, उन्हें सेमीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है, शुक्रजनक नलिका कहा जाता है। तो शुक्रजनक नलिका जो होती है, आप उसको आप देखेंगे, काटेंगे, ट्रांसफर अनुदैर्घ्य उसको विभाजन करेंगे तो आपको 2 कोशिकाएं मिलेंगी। उसके अंदर 2 कोशिका मिलती है। एक कोशिका जो हरी रंग की एक कोशिकाएं हैं जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये वाली कोशिकाएं, एक कोशिकाएं जो होती है दोस्तों, ये सर्टोली कोशिका होती। कौन कोशिका होती है दोस्तों? सर्टोली कोशिका होती है। सर्टोली चल नहीं रहा है, क्या होती है दोस्तों? ये होती है सर्टोली कोशिका होती है। इसे नर्स कोशिका भी कहते हैं, नर्स कोशिका। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर जो ये संरचनाएं होती है दोस्तों, ये बीच में जो आपको बैंगनी रंग की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं,
ये संरचना शुक्रजन कोशिका होती है, स्पर्मेटोगोनिया। इसे शुक्रजन नलिका से शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके बाद जब हम युग्मक जनन करेंगे तो हम देखेंगे कैसे शुक्राणु निर्माण होता है। इन्हीं कोशिकाओं से होता है। जो शुक्रजन नलिका होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, एक शुक्र जनन कोशिका होती है, होती है जनन कोशिका, एक सर्टोली सेल होती है। सर्टोली सेल कार्य क्या होता है दोस्तों, जब हमारा परागकण, जो हमारा शुक्राणु बनने लगता है तो उसे पोषण प्रदान करता है। ठीक दोस्तों, परिपक्व खोर है शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। जिस तरह टेप्टम कोशिकाएं होती है ना, परिपक्व खोर है परागकण को पोषण प्रदान करती थी वो, लेकिन ये जो होती हैं तो परागकण में था। लेकिन ये जो होते हैं शुक्राणु निर्माण के लिए कौन, शुक्राणु जब निर्माण होता रहता है तो कौन कोशिकाएं पोषण प्रदान करती हैं, तो सर्टोली कोशिकाएं। इसीलिए इसके कार्य के आधार पर इन्हें नर्स कोशिका भी कहते हैं। आप एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो एक विशेष पेंडल के अंदर 1 2 3 पाए जाते हैं, इसको काटोगे तो आप इस तरह संरचनाएं आपको दिखाई देंगे। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि अब इस जब वासा फ्रेंसियस बाहर कैसे वेर निकालता है, किन नलिकाओं के द्वारा जो होता है। मान लीजिए हम यहाँ से निर्माण होता है निर्माण, तो किस तरह आगे निकलते हैं। तो यहाँ से जो नलिकाएं निकलती हैं शुक्रजन नलिकाओं की आगे जो नलिकाएं उससे वेर को आगे ले जाती हैं। उन नलिकाएं आगे जाकर एक जाल के नुमा संरचना बना लेती हैं, ऐसे 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 ऐसे। इस जाल को कहते हैं दोस्तों वृषण जालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है वृषण जालिका कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में रेड टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड टेस्टिस कहते हैं। उसके बाद रेड टेस्टिस से अब आगे नलिकाएं निकलती हैं। ये नलिकाएं जो निकल रही हैं इन नलिकाओं कहते हैं वासा इफ्रेंसिया, शुक्रवाहिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वासा इफ्रेंसिया कहा जाता है। ठीक दोस्तों, वासा इफ्रेंसिया कहा जाता है और वासा इफ्रेंसिया कहा जाता है और इंग्लिश और हिंदी में शुक्रवाहिका कहा जाता है। जब शुक्रवाहिका नलिकाएं आपस में कुंडलित होकर जाल के समान संरचनाएं बनाती हैं। ये जो संरचनाएं बना रही हैं इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, इन संरचनाओं को कहते हैं एपिडिडाइमिस, अधिवृषण का निर्माण करती हैं। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, इन संरचनाओं को अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। ठीक है दोस्तों, एपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस, अधिवृषण कहते हैं। तो अधिवृषण से जो नलिकाएं ऊपर की ओर जाती हैं उन्हें कहते हैं शुक्रवाहक। जो स्पर्म को वीर को आगे की ओर ले जाती हैं उनको शुक्रवाहक कहते हैं, जिसे वासा डिफरेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वासा डिफरेंसिया। आप ध्यान दीजिए, वासा डिफरेंसिया तथा वासा डिफरेंसिया में अंतर होता है। वासा डिफरेंसिया जो होती है वो वृषण जालिका के बाद वीर को ले जाने वाली होती है। मतलब जो अधिवृषण होती है, अधिवृषण से पहले जो होती हैं वो शुक्रवाहिका होती है, लेकिन अधिवृषण के बाद वाली जो नलिकाएं निकलती हैं वे होती हैं शुक्रवाहक होती हैं। ठीक दोस्तों, क्या होती है, शुक्रवाहक होती है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद जो होता है दोस्तों ये नलिकाएं जो होती हैं ये जो होती है मूत्रवाहिनी जो होती है किडनी से लेकर आए होती है, मूत्र को लेकर आती हैं। इनको क्रॉस करके अंदर से क्रॉस करके एक जगह मिलती हैं और ये संरचनाएं जो होती हैं ये संरचनाएं एक साथ शुक्राशय में आकर मिलती हैं। शुक्राशय नलिकाओं से आकर मिलती हैं। शुक्राशय नलिकाओं मिलकर एक शुक्राशय जो होता है स्टोरेज आप क्या कहते हैं, स्पर्म होता है जो होते स्टोर करता है। ठीक मतलब यहाँ पर 60% बनेंगे ना तो थोड़ा समय लगता है। मतलब मान लीजिए यदि आपका मैथुन की क्रिया चल रही है तो मैथुन क्रिया में क्या तुरंत स्पर्म निकल आता है बाहर, नहीं निकलता ना। तो अस्खलन के लिए कुछ समय होता है, क्योंकि यहाँ से वीर जाएगा तो यहाँ पर समय लगेगा शुक्राशय से मिलकर वह अपनी मात्रा को बढ़ाने में। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पर समय लगता है। अब बल्कि और अधिवृषण कार्य क्या होता है, अधिवृषण कार्य देख लीजिए। जो
कुंडली जल की संरचना बनाती है। अधिवेशन जो होता है वीर जो होता है संचित रहता है। मान लीजिए वीर हमारा आज भी बन रहा है, कल भी बन रहा है, परसों बन रहा है, तो क्या वीर डेली निकालते हैं? नहीं निकालते ना। तो जो बन रहा है वो कहाँ एक जगह रखा जाएगा, वो कहाँ रखा जाता है? ये अधिवेशन में जो होता है वीर जो होता है संचित रखा जाता है। स्टोरेज ऑफ स्पर्म या वीर आप कहाँ रहता है? एपिडिडाइमिस अधिवेशन में रहता है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर आ गए थे, हमने कहा शुक्राशय में मिलकर उसके बाद ए शुक्राशय ग्लैंड होती है। उसके बाद यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो दिल की आकार संरचना ऐसे नहीं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड थी। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? आपने हमने शुरू में कहा दिखा दिया था, आप उसमें देख लीजिए। ये जो होते हैं कैल्शियम सेक्रेट करते हैं तथा वीर का रंग करते हैं। वीर में स्मेल क्या होती है उस करते हैं। उसके बाद गुब्बारे के आकार की जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये जो संरचनाएं है दोस्तों, गुब्बारे के आकार की जो ये संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये संरचनाएं जो हैं उन्हें कहते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें कहते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक दोस्तों, इन्हें कहते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या है? ये है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक दोस्तों, और ऊपर की ओर ये संरचनाएं जो होती हैं, ये संरचनाएं जो होती हैं ये जो होती हैं वो मूत्राशय होते हैं। मूत्र यहाँ पर आकर इकट्ठे होते हैं। ठीक है, किडनी से जब किडनी की मूत्र जो आती है यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। जब मूत्राशय भर जाता है तो हार्मोन्स जो होता है वो मूत्र को बाहर निकालने के लिए आपके वहाँ पर उसको स्पिंचर होते हैं, मतलब होते हैं, ढक्कन होते हैं, उनको खोलने, आंतरिक को ढक्कन खोल देते हैं। उसके बाद आपको मैसेज आता है कि हमको मूत्र लगी है, आप मूत्र को यूराइन को बाहर निकालिए, तब हमें मैसेज लाता है। ठीक दोस्तों, रिसेप्टर लगे रहते हैं, रिसेप्टर द्वारा हार्मोन्स पता करता है कौन कहाँ पर है। ठीक दोस्तों, आपको आप क्लास 11 का किडनी वाला फंक्शन देख लीजिए। ठीक, आपको वहाँ पर पूरा पता चल जाएगा। ठीक दोस्तों, और उसके बाद यहाँ से आया बल्बोयूरेथ्रा। बल्बोयूरेथ्रा का कार्य क्या होता है दोस्तों? बल्बोयूरेथ्रा जो होता है वह क्षारीय द्रव स्रावित करता है, जो कि यूराइन जो होता है यहाँ से मूत्र भी यहीं से निकलता है, तो उसकी अम्लता जो होती है उसकी अम्लता को नष्ट करता है बल्बोयूरेथ्रा द्वारा स्रावित होने वाला जो क्षारीय द्रव होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये मूत्र मार्ग होता है, जिसे इंग्लिश में यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये मूत्र मार्ग है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मूत्र मार्ग में यहाँ से आपको ब्लैक संरचनाएं दिखाई दे रही है। ये संरचनाएं ये जो होती है एक इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, उत्तेजकशील टिश्यू होती हैं, जिससे हमारा पेनिस जो होता है, उत्तेजकशील टिश्यू जो होता है, हमारा पेनिस जो होता है वह संकुचित तथा शिथिल होता है। संकुचित मतलब वह टाइट होता है तथा सिकुड़ता है, टाइट होता है, सिकुड़ता है। ठीक दोस्तों, यह क्रिया जो होती है यह इसी टिश्यू की, यह जो उत्तेजकशील ऊतक होता है इन्हीं की वजह से होता है। और होता क्यों है उत्तेजकशील ऊतक में जो होता है, जब वो टाइट होता है तो उसमें ब्लड भर जाते हैं, ब्लड भर जाते हैं तो वह टाइट हो जाता है। जब वो ब्लड बाहर चला जाता है तो वह ढीला हो जाता है। तो ब्लड कब वेसल होंगे? जब ब्लड रिसेप्टर लगे होते हैं, वो हार्मोन्स उसमें जाएगा, जब आपको हार्मोन सेक्रेट करेगा या जब तुम टाइट हो आपका ब्रेन आदेश देगा, तो ये जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हार्मोन सेक्रेट करती है, तो ये जो होते हैं टाइट हो जाते हैं। ऐसे टाइट नहीं होते, वैसे तो हार्मोन्स जो होते हैं हार्मोन्स के द्वारा सब रेगुलेट किए जाते हैं कि कब कोई टाइट होंगे कब कोई ढील होंगे। हम थोड़ी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मन से नहीं कर सकते कि अभी टाइट हो नहीं करेंगे ना। जब आप यहाँ पर छुओगे, आप इसको टच करोगे तो इसके अंदर रिसेप्टर लगे होते हैं, तो उस रिसेप्टर को ब्रेन में मैसेज जाएगा कि इसको कोई छू रहा है, आप इसको इरेक्टाइल करिए, तो वो ऊतक जो होता है गुस्सा हो जाता है कि हमको क्यों छू रहे हो, तो वो जो होता है उसमें रुधिर भर जाता है। जब उसमें रुधिर भर जाता है तो क्या होता है कि वह टाइट हो जाता है, यही क्रिया होती है। ठीक दोस्तों, यह उत्तेजकशील ऊतक का कार्य यही होता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं मूत्रमार्ग हो गया, यूरेथ्रा हो गया।
उसके बाद दोस्तों एक बात आती है कि यहाँ तक जो संरचना है आपको काले काले के ऊपर एक क्या कहते हैं ऑरेंज रंग की संरचनाएं दिखाई देगी। ये संरचना जो होती है एक क्या कहते हैं परत है, आप लेयर समझ लीजिए। ये परत जो होती है, ये परत जो होती है यहाँ तक एकदम सटी हुई होती है, और सटिक के बाद यहाँ से जो होती है, यहाँ से ये सटी नहीं होती है, यहाँ से वह क्या कहते हैं पेनिस से अलग होती है। ठीक है, यहाँ से वह पेनिस से अलग होती है। यहाँ से आप इसको इस चमड़े को आप खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से जो होती है ये पेनिस से अटैच नहीं होती। यहाँ से पेनिस से अटैच हो, लेकिन यहाँ से पेनिस से अटैच नहीं होती। तो इसे फोर स्किन कहते हैं, जो खुलती है बाहर करती है, आप उसको बटोर भी सकते हैं, खोल भी सकते हैं इस पेन आप अपने पेनिस में। वह जो होती है वह फोर स्किन होती है, जो कि ये पेनिस से अटैच नहीं रहती है। उसे क्या कहते हैं, उसे फोर स्किन कहते हैं। और कुछ आप ध्यान दीजिए, मुस्लिमों में होते हैं, ठीक दोस्तों, उन्हें रिलीजन से माना गया है, उनके धार्मिक में माना गया है, धार्मिक अपने उसको संपर्क में रखते हैं कि अब वो जाने उन्हें उन लोगों को क्या कहते हैं। ऐसे फोर स्किन जो खोलने वाला भाग होता है ना, उसको बचपन में ही उस बच्चे को क्या कहते हैं, उसकी फोर स्किन को यहीं से काट देते हैं, यहीं से, तो उनका पेनिस पहले से ही हरदम खुला ही रहता है। यही होता है मुस्लिमों के बच्चों ने, उनको धार्मिक से जोड़ दिया गया है कि आप फोर स्किन को काट। तो मुस्लिमों में जो काटा जाता है कौन सा होता है, वो काटा जाता है फोर स्किन काटा जाता है। क्या काटा जाता है दोस्तों, फोर स्किन काटा जाता है, जो कि खुलता और बंद होता है, पेनिस को ढकने के रूप में वह पेशी काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब बाकी ग्लू अटैच रहती है वाला पेशी। ठीक दोस्तों, ये होती है एक सीसन, ये जो संरचना होती है इसे सीसन मुंड कहते हैं, इंग्लिश में ग्लैंड पेनिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह अब हमने एक मेल जननतंत्र की संरचना देख ली। यदि आप पेनिस को काटोगे ऐसे यदि आप पेनिस को काटोगे तो पेनिस के अंदर 3 नलिकाएं आपको मिलेंगी। हमने इस पेनिस को काटा, एक मान लीजिए यहाँ से इसको काटा, तो काटे के बाद आपको ऐसे संरचनाएं मिलेगी। ऐसे संरचनाएं, 2 संरचनाएं जो होती हैं गोल को, वो होंगी कैवेनोजा कॉर्पोरा। क्या होंगे दोस्तों, कैवेनोजा कॉर्पोरा होंगे, कैवेनोजा कॉर्पोरा होंगे, कैवेनोजा कॉर्पोरा। तथा दोस्त एक संरचना नीचे की ओर होगी जिसे कॉर्पोरा स्पोंजियम कहते हैं, कॉर्पोरा स्पोंजियम। ठीक दोस्तों, कॉर्पोरा स्पोंजियम से ही यूरेथ्रा निकलता है। ठीक है दोस्तों, यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा वाला भाग जो होता है या इसी वाले भाग से निकलता है, किससे, यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग है। क्या है दोस्तों, ये होता है मूत्र मार्ग है। ठीक है दोस्तों, ये मूत्र मार्ग है। हम देख लिए कैसे कैसे क्या चीज़ होता है एक मेल में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को रिपीट करके देखिए। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। अब ले लिए होगे स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं दोस्तों, इस वृषण से भी इसी तरह नलिकाएं निकलेंगी। ठीक दोस्तों, तो हम एक देखते, एक वृषण जो होता है दोस्तों, उसकी साइज हम कि अभी मेंशन नहीं किए थे। तो एक वृषण की लंबाई कहती है 2 से 4 सेंटीमीटर एक वृषण लंबा होता है। कितना होता है दोस्तों, 2 से 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए 3 से 4 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर जो होता है, इतना सेंटीमीटर एक वृषण लंबा होता है। जबकि 2 से 3 सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर चौड़ा होता है। एक वृषण जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है तथा 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। आप क्रम से देखें, 2 से 3 चौड़ा और 3 से 4 लंबा, आपको याद करने में आसान होंगे। 2 से 3 चौड़ा, 3 से 4 लंबा। ठीक दोस्तों, एक वृषण की वो हो गई। तो इसी तरह इससे भी निकलेगा। इससे कैसे निकलेगा हम आपको इसमें दिखा देते हैं। ये मान लीजिए वृषण पिंडक है दोस्तों, ये वृषण पिंडक है, ये वृषण पिंडक है, एक वृषण पिंडक है। ये वृषण पिंडक से ऐसे 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 जाल संरचना निकलती हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये जाल संरचना इसे वृषण जालिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, वृषण जालिका कहते हैं। इसे वृषण जालिका, इसे इंग्लिश में रेड टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे रेड टेस्टिस कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद ऐसे संरचनाएं निखरेंगी, ऐसे 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 निखरेंगी। ठीक दोस्तों,
तो ये संरचनाएं जो होती हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं वृषण शुक्रवाहिका, इन्हें कहते हैं शुक्रवाहिका, इन्हें कहते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे इंग्लिश में कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। क्या कहते हैं दोस्तों? वासा इफ्रेंसिया कहते हैं, वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद इससे संरचना ऐसे ये आकर ऐसे ऐसे मिलकर क्या होते हैं? एक जल के संरचना बनाती हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये जल संरचना को क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण का कार्य क्या होता है दोस्तों? जिसे इंग्लिश में एपिडिडाइमिस कहते हैं। ठीक दोस्तों, इनका कार्य क्या होता है? ये क्या करते हैं? जब वीर रोज़ हमारे शरीर में रोज़ वीर का निर्माण होता है, स्पर्म निर्माण होता है, तो स्पर्म रोज़ तो हम निकालते नहीं, तो जो होते हैं स्पर्म जो होते हैं इसी अधिवृषण में जाकर स्टोरेज रहते हैं। ठीक दोस्तों, वृषण आपको कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा स्पर्म स्टोरेज इन, ऑप्शन दे देगा अधिवृषण, आपको आप दे देगा क्या कहते हैं पित्त, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि या यूरिनरी मूत्राशय में। तो कौन आपको पता होगा तभी करेंगे। किस में होता है? अधिवृषण में। ठीक दोस्तों, तो अधिवृषण से एक नलिकाएं निकलती हैं, ऐसे नलिकाएं निकलती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं शुक्रवाहक। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं शुक्रवाहक कहते हैं। ठीक दोस्तों, इन्हें शुक्रवाहक, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं वासा डिफरेंसिया। ठीक है दोस्तों, वासा डिफरेंसिया कहते हैं। उसके बाद ऐसे जाकर मूत्र वाहिनी को ऐसे क्रॉस करके जाकर मूत्राशय, जहाँ शुक्राशय मिलता है, ओपनिंग हो जाती है। बाकी पूरी क्रियाएं ऐसे ऐसे होती हैं। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इससे संबंधित नर जनन तंत्र पूरा आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में, और अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। अब हम कल देखेंगे मादा जनन तंत्र मादा जनन तंत्र कैसे होता है, मादा जनन तंत्र में फैलोपियन ट्यूब क्या है। ठीक दोस्तों, निषेचन कहाँ होता है, एम्पुला क्या होता है, फिम्बरी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मादा जनतंत्र का कौन सा भाग बाहरी होता है, इंटरनल भाग देखेंगे, एक्सटर्नल भाग देखेंगे। ठीक दोस्तों, कैसे दिखाई देता है, और साथ ही साथ कल हम स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि एक शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, किन कोशिकाओं से? शुक्रजन कोशिकाओं से, जो कि सेमिफेरस ट्यूब्यूल शुक्र नलिकाओं में पाई जाती हैं, उनसे कैसे निर्माण होता है। और साथ साथ देखेंगे ये हार्मोन्स कैसे कार्य करता है, हार्मोन्स कैसे सेक्रेट करता है, तब जो कि सेमिफेरस शुक्रजन नलिकाएं हैं उससे पहले क्यों नहीं, बचपन में क्यों नहीं, क्या बचपन में क्यों वो नहीं स्पर्म शुक्राणु का निर्माण करती हो, 13 से 14 साल के बाद ही शुक्राणु का निर्माण क्यों करती हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट, आप देखते रहिए आपका प्यारा से चैनल बायोलॉजी नगरी 02 एडवांस।